3 घंटे का अगर आप इतना सोचते हो तो जिंदगी तो एक बार मिलेगी ना। आप कब मरने वाले हो आपको पता नहीं है, आप कितना जीने वाले हो आपको पता नहीं है, आपको भगवान ने कितने सांसें दी है आपको पता नहीं है। 3-3, 4-4 महीने राशन का बिल थक गया, दूध का बिल थक गया, ऐसा होने लगा। उसको बोला कि जिंदगी भर कोई भी तकरार नहीं करने की इस शर्त पे आपको शादी करनी पड़ेगी। तो फिर लड़कियों को क्या काम करना पड़ेगा? लड़की को कुछ काम नहीं करना है, बस 20 बच्चों की माँ बनना है और उसका खाना बनाना है, बाकी सब चीजें करनी है। और उनके माँ के नाम से उन्होंने ये 2 करोड़ की लैंड हमें डोनेट की। और जब रात को सोते थे तो एक एक रूम में 18 जन सोते थे। हमने बोला कि कभी शॉर्टकट नहीं लेना है, इस पे बच्चों को स्ट्रगल करना सिखाना है और कंस्ट्रक्टिव काम करना है, सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर यह है। जो मेट्रो सिटीज़ में डेवलपमेंट दिख रही है उसके बिल्कुल अपोजिट एक पिक्चर रहता है जो कि गांव में देखने को मिलता है। लेकिन जब आपके ज़िंदगी को एक मोटिव मिलता है कि आपको क्यों जीना है, कैसे जीना है, तो पहाड़ जैसे समस्याएं भी आपको छोटे मिट्टी के ढेर जैसे लगने लगती है। जब भी कभी आपके ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है या कुछ बड़ी समस्या आती है तो भगवान का उसके पीछे बहुत अच्छा मोटिव होता है। आओ हम लड़ेंगे, हम भागेंगे नहीं, हम कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम ताकत से मेहनत करेंगे और जितना बड़ा मेहनत होगा उतना ही बड़ा आपका सक्सेस होगा। कभी कभी कुछ लोग सिर्फ अपनी जिंदगी नहीं बदलते, वो दूसरों की पूरी दुनिया बदल देते हैं। आज हमारे बीच एक ऐसे इंसान मौजूद है जिनका नाम सिर्फ एक व्यक्ति का नाम नहीं है बल्कि उम्मीद, ममता और समर्पण की पहचान है। मिस्टर अशोक देशमाने सर। स्नेहवन यानी अ रे ऑफ होप, ये सिर्फ एक संस्था नहीं है बल्कि उन बच्चों के लिए एक नई सुबह है जो मुश्किल हालात, गरीबी और असुरक्षित जीवन के बीच अपने सपनों को बचाने की कोशिश कर रहे थे। अशोक जी ने 2015 में स्नेहवन की स्थापना की, एक ऐसे मिशन के साथ जहां अंडर प्रिविलेज बच्चों को सिर्फ एक शेल्टर नहीं बल्कि एजुकेशन, केयर, वैल्यूज और एक डिग्निफाइड फ्यूचर मिले। आज स्नेहवन लो इनकम फार्मर फैमिली जिनके परिवार के सदस्य ने लाइफ पे गिव अप कर दिया, आदिवासी फैमिलीज और गार्बेज वर्कर के बच्चों को सपोर्ट करता है और उन्हीं के लिए शेल्टर, फूड, एजुकेशन और हेल्थ केयर का सहारा बना हुआ है। इनकी सोच बहुत सीधी लेकिन बेहद गहरी है कि हर एक बच्चा सिर्फ जीने के लिए नहीं बल्कि आगे बढ़ने, सीखने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए पैदा हुआ है। आज के हमारे गेस्ट वही शख्स है जिन्होंने दया को कर्म बनाया और सेवा को अपना जीवन। प्लीज वेलकम द मैन बिहाइंड स्नेहवन्स इंस्पायरिंग जर्नी, मिस्टर अशोक देशमाने सर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। आप कैसे हो? नमस्ते, मैं अच्छा हूँ, धन्यवाद जी सर, आपके बारे में बहुत सुना, बहुत देखा और रिसेंटली अभी आप केबीसी पे भी आए थे, तो केबीसी के ज़रिए बहुत सारे भारतीय लोगों को आपके बारे में पता चला। तो अभी जो शुरुआत स्नेहवन की आपने की है वो एक अलग लेवल पे पहुंच चुकी है, तो कैसा लग रहा है आपको? जब स्नेहवन की शुरुआत की थी तो दिमाग में पहले से एक ही सोच थी कि हमारा जो प्रतिदिन है वो समाज के उत्थान के लिए, समाज के काम के लिए होना चाहिए। तो आज भी ऐसा लगता है कि अभी जिम्मेदारी और बढ़ गई है। केबीसी जैसे मंच पे अगर कोई हमें बुलाता है तो अभी नींद कम करनी पड़ेगी और ज़्यादा काम बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि बिल्कुल। ज़्यादा लोगों का भरोसा है तो काम ज़्यादा होना चाहिए, मेहनत ज़्यादा होनी चाहिए, ऐसा लगता है। मुझे आपके बारे में, हमारे ऑडियंस को आपके बारे में जानना मतलब जानने में खुशी होगी कि कैसी आपकी शुरुआत रही। मैं बेसिकली परभनी ज़िले से हूँ, महाराष्ट्र में मराठवाड़ा रीजन में परभनी बोल के ज़िला है, जहाँ पे बहुत सारा सूखा रहता है, बहुत सारे फार्मर्स सुसाइड करते हैं, फार्मर्स के अलग अलग इश्यूज़ हैं। तो मेरा पूरा बचपन जो है ऐसी फैमिली में गया जहाँ पे मेरे माँ बाप दोनों भी किसान हैं। उन्होंने बहुत स्ट्रगल से मुझे पढ़ाया लिखाया। मेरी माँ दूसरे के यहाँ पे मजदूरी करती थी और पापा कपड़े सीने का काम करते थे। तो रात रात भर दिए पे वो कपड़े सीते थे, उसमें से जो पैसा आता था उसमें से वो हमारा पूरा घर का उदर निर्वाह चलाते थे। तो मेरी बचपन से मेरी एक ख्वाहिश थी कि उनका कष्ट कम होना चाहिए, इसलिए मुझे अच्छा पढ़ना है। और फिर मैंने 7वीं 8वीं तक का एजुकेशन जो है वो मेरे गांव में जिला परिषद स्कूल में किया। उसके आगे का जो एजुकेशन है वो मैं बाजू के गांव में जाता था। तो घर की गरीबी बहुत थी, 2 रुपये 4 रुपये के लिए मारामारी रहती थी। तो हम बोनट पे बैठ के
कमांडर जीप के ऊपर बैठ के ऐसा ट्रैवल करते थे स्कूल के लिए। और ऐसे स्कूल को ट्रैवल करते टाइम कभी भी टिफ़िन बैग पता नहीं थी रहती है, कभी भी स्कूल बैग भी पता नहीं थी रहती है। कागज़ के पेपर में न्यूज़पेपर में 2 रोटियाँ डालने की, उसमें चटनी डालने की, और ऐसा टिफ़िन हमारा रहता था। तो ऐसे दिन देखे थे बचपन से। और फिर लेकिन तकरार कुछ भी नहीं थी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग मेरे आजू-बाजू में थे जिनको ये 2 टाइम का खाना भी नसीब नहीं होता था। इसलिए पहले से ऐसा लगता था कि भाई हमें जो भगवान ने दिया है वो सबसे अच्छा है, सबसे बेहतर है। तो 10वीं तक गाँव तक पढ़ाई हुई। गाँव में पढ़ाई होने के बाद स्वामी विवेकानंद जी के विचारों से मुझे प्रेरणा मिली, और मुझे ऐसा लगता था कि हमें जो भगवान ने दिया है वो अपने तक सीमित नहीं रखना चाहिए। हमारा ज्ञान, हमारा पैसा, हमारा जो भी हमारे पास है वो समाज के लिए काम आना चाहिए। तो स्वामी जी के विचार से मुझे वो प्रेरणा मिली और मैं 11वीं से काम करने लगा। घर की गरीबी इतनी थी कि 200-300 रुपए हर महीने के मुझे 12वीं के बाद मिलते थे। तो कॉलेज की फ़ीस भरने के लिए, बाकी सब खर्चा चलाने के लिए परभनी ज़िले में जब मैं गया तब मैंने काम चालू किया। तो गैरेज पे काम किया, ट्रक पे काम किया, हॉस्पिटल में काम किया, और फिर जो खाली टाइम निकलता था वह उस टाइम में मैं बच्चे पढ़ाने का काम करता था। आजू-बाजू की बस्तियों में जाना, उनको बच्चों को पढ़ाना, उनको इंस्पायर करना। ऐसे करते-करते पूरा मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ। मैंने कंप्यूटर में मास्टर्स किया। आगे की पढ़ाई मैंने हैदराबाद में की, और फिर मैं 2012 में मैं पुणे में आया। 2012 में जब पुणे में आया, तब पहली बार मैं जब पुणे आया था तो सब देखने को मिला कि यहाँ पे तो 10-12 हज़ार तो लोग एक रात में ही ख़त्म कर देते हैं। सब मेट्रो सिटीज़ है, सब चकाचौंध है, यहाँ पे किसी को कुछ दिक्कत नहीं है। लेकिन जिस गांव से मैं आया हूँ उस गांव में 10-12 हज़ार तो बहुत बड़ी रकम है। वो कमाने के लिए लोगों का महीना-महीना, 2-2 महीना मेहनत करनी पड़ती है। और फिर मैं आईटी में जॉब को लग गया। आईटी में जॉब को लगने के बाद एज के डबल टिबल पैकेज मिला, सब अच्छा चालू हो गया। घर में खुशहाली थी। 1 तारीख को सैलरी होने के बाद घर की गरीबी दूर हो गई, अड़चनें दूर हो गई। लेकिन मैंने सोचा कि ये जो मेरा एजुकेशन हुआ है वो बहुत सारे अच्छे लोगों के सपोर्ट से हुआ है। तो आज मेरा उत्तरदायित्व बनता है कि मैं लोगों को सपोर्ट करूं। आज मेरे हाथ में जो है वो गिर के मिट्टी हो जाने से अच्छा है कि मैं बांटना सीखूं। तो मैंने बांटना चालू किया। मंथ में जितना मुझे सैलरी मिलती थी उसके 10% मैं बाजू में निकाल के बच्चों के एजुकेशन के लिए देना चालू किया। उसी दरमियान 13, 14, 15 में मराठवाड़ा विदर्भ में बहुत सूखा गिरा। सूखे की वजह से मेरे गांव में एक सुसाइड हुआ। तब ऐसा लगा कि हम बस पेपर में पहले सुनते थे कि सुसाइड होते हैं, अलग अलग समस्याएं आती है, लेकिन ये आज मेरे गांव तक आके रुका है। तो ये कल मेरे घर में भी आएगा। तो जब हम बोलते हैं कि भारत मेरा देश है, सारे भारतीय मेरे भाई बहन हैं, मुझे मेरे देश पे प्यार है, तो जब हम बोलते हैं कि मेरे भाई बहन है, तो भाई बहन अगर समस्या में होगा तो उसको मदद करना भी अपनी जिम्मेदारी होती है। और गांव गया, गांव को मैं जाने के बाद सब देखने को मिला, और मेरे गांव के बहुत सारे लोग गांव छोड़ रहे थे। मैंने उनको बोला कि आप गांव छोड़ रहे हो, लेकिन इन बच्चों के एजुकेशन का आप क्या करोगे? अगर ये नहीं पढ़ेंगे तो ये चक्कर से बाहर नहीं निकलेंगे, तो इनको पढ़ाना बहुत ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे बोला कि साहब पढ़ के क्या कलेक्टर थोड़ी बनेगा, अभी से कुछ काम करेगा, 4 पैसे कमाएगा तो हमें मदद हो जाएगी। तो मैंने बोला ये आज 4 साल भी काम करेगा तो भी कुछ फ़ायदा नहीं होगा, मजदूरी करेगा। उसी विचार में मैं पुणे में आया। अंदर ऐसा कुछ तो भी चुभ रहा था कि कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। एक वैक्यूम क्रिएट हो जाता है कि हमें ऐसा लगता है कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ। जब कभी जॉब को जाता था, क्वार्टरली पार्टीज़ होती थी, बड़े बड़े टैंकर्स ऐसे लोग दारू में उतार देते थे, मुझे कुछ भी आदत नहीं थी। तो वहाँ पे बैठने के बाद ऐसा लगता था कि यार मेरी ज़िंदगी का यह मोटिव है क्या? ऐसी ज़िंदगी अगर ख़त्म हो जाएगी तो क्या फ़ायदा है जीने का? हम अगर 3 घंटा मूवी देखते, 3 घंटा मूवी देखने का बाद अगर आपको वो अच्छी लगी तो आप बोलते मेरे पैसे वसूल हो गए, और अच्छी नहीं लगी तो बोलते पैसे वेस्ट गए। तो 3 घंटे का अगर आप इतना सोचते हो तो ज़िंदगी तो एक बार मिलेगी ना। आप कब मरने वाले हो आपको पता नहीं है, आप कितना जीने वाले हो आपको पता नहीं है, आपको भगवान ने कितने सांसें दी है आपको पता नहीं है। तो कुछ अच्छा करके मरना चाहिए। पैसे दिए तो पैसे वसूल हो गए बोलते हो, तो ज़िंदगी भगवान ने दी है तो ज़िंदगी भी वसूल करना अपना काम है। तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं ऐसा नहीं जीना चाहता हूँ। मुझे कुछ तो भी पर्पज़ चाहिए लाइफ में। व्हाई आई एम लिविंग, व्हाट शुड बी माय गोल, व्हाट इज़ द अल्टीमेट गोल ऑफ माय लाइफ। ये ऐसा अंदरूना
आवाज़ आता था, और अंदर की आवाज़ जब जब आदमी सुनता है तब तब अच्छा होता है। जी। और फिर मैंने अंदर की आवाज़ सुनी कि मुझे आईटी में जॉब नहीं करना है, जो बच्चों का एजुकेशन टूट रहा है उनके लिए मुझे काम करना है, और उसी विचार से फिर स्नेहवन की शुरुआत हो गया ऐसे। हम लोग अक्सर समाज में देखते हैं कि जिस तरीके से आज लोगों के पास पैसा आ रहा है, जो मेट्रो सिटीज़ में डेवलपमेंट दिख रही है, उसके बिल्कुल अपोजिट एक पिक्चर रहता है जो कि गांव में देखने को मिलता है, जहाँ पे पानी नहीं है, सूखा पड़ा है। और उन लोगों की कहानियाँ शायद ही हम जैसे मेट्रो सिटी में रहने वालों के कान पे आती है। वो अभी फ़ोन तक, न्यूज़ तक तो सीमित है, लेकिन उस कहानियों का जो अंदरूनी दर्द है वो शायद कोई अपना ही उस जगह से ही वो महसूस कर सकता है, और वो आपने किया है। जब स्नेहवन शुरुआत की, स्नेहवन का आपने जब सोचा कि मुझे ऐसा कुछ काम करना है, तो पहली शुरुआत कहाँ से हुई? तो जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब गांव गया तो मेरे गांव में एक सुसाइड हुआ, मेरे गांव के लोग गांव छोड़ रहे थे और उनके बच्चों के एजुकेशन की समस्याएं निर्माण हुई थी। तो तब जब पुणे में से वापस आया दिवाली की छुट्टी से, तब लगा कि कुछ ना कुछ करना चाहिए, और इसी विचार से फिर स्नेहवन की शुरुआत हो गई। तो पहले तो हाथ में कुछ भी नहीं था, जॉब करता था, इसलिए जो सैलरी मिलती थी उस सैलरी से मैं क्या कर सकता हूँ, ये विचार दिमाग में आया। तो मेरे सैलरी से मैं 20 बच्चों को पुणे में संभाल सकता हूँ। शादी नहीं हुई थी, 25 साल की उम्र थी, बाप रे। और फिर माँ बाप को मैंने जब बोला कि मुझे ऐसा ऐसा काम करना है तो बहुत अपोज हुआ कि अकेला बच्चा है, अकेला क्या कर सकता है, पुणे जैसे मेट्रो सिटी में कुछ गलत हो गया तो लोग जेल में डाल देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उनके ऐसे जो ऐसे ख्याल आ रहे थे हाँ उनको जो बहुत। केयरिंग पेरेंट्स होते हैं Yes. उनका वो नेचर था। मैंने बोला कि मैं अगर आज नहीं कर पाऊंगा तो मैं कल भी नहीं कर पाऊंगा। हम्म, एक आधा अच्छा विचार अगर आप आज इम्प्लीमेंट नहीं कर पाएंगे तो कल भी होगा कि नहीं पता नहीं है, आगे जाके और समस्या बढ़ेंगी और जिम्मेदारी आएंगी। तो मैंने बोला आज ही करना है, और फिर मैं काम को लग गया। फिर स्नेहवन एज ए चैरिटी रजिस्टर किया, अलग अलग गांव से बच्चे ढूंढना चालू किए। सैटरडे संडे छुट्टी रहती थी तो बच्चों को ढूंढने के लिए जाता था। तो लोग बोलते थे कि इतना हमारे गांव में अगर आजू बाजू में स्कूल में डालेंगे तो 30,000 40,000 फीस है, हॉस्टल की और ज़्यादा फीस है, yes. और आप बोलते कि हम फ्री में संभालेंगे, फ्री में पढ़ाएंगे। तो उनको शंका आती थी कि सच्ची में यह है क्या नहीं है। फिर मैं कविताएं लिखता हूँ, तो वो अलग अलग गांव के बच्चों को जब ढूंढने जाता था तो वो गांव के कुछ दोस्तों को मैं साथ में लेके जाता था। तो एक ट्रस्ट बिल्ड फैक्टर उसमें आता था और वो हेल्प हो जाती थी उसकी। और फिर पहले साल 2015-16 में 18 बच्चों से जिम्मेदारी ली। 18 बच्चे आए और उनसे काम शुरू हो गया। फिर 9-10 महीने नाइट शिफ्ट करते करते सब किया। रात को जॉब को जाने का, दिन में ये करने का, 3-4 घंटे खाली नींद होती थी। तो पहले ऐसा था कि आईटी में जॉब को था तो एक वीक अगर नाइट शिफ्ट करनी है तो एसिडिटी का प्रॉब्लम होता था, हीट का प्रॉब्लम होता था, नींद सब खराब होती थी और सब डाइजेस्टिव सिस्टम डिस्टर्ब होती थी। तो नाइट शिफ्ट किसी को नहीं लेनी थी। एक वीक भी नाइट शिफ्ट ली मंथ में तो ऐसा लगता था कि अभी नहीं करना है। लेकिन जब आपके ज़िंदगी को एक मोटिव मिलता है कि आपको क्यों जीना है, कैसे जीना है, तो पहाड़ जैसे समस्याएं भी आपको छोटे मिट्टी के ढेर जैसे लगने लगती है। और मुझे वो महसूस हुआ कि मेरी ज़िंदगी में मुझे बच्चों के लिए कुछ करना है तो मैं नाइट शिफ्ट करूँगा। तो मैंने कंटिन्यू 9 महीने नाइट शिफ्ट की, रात को जॉब को जाने का, दिन में ये करने का, और फिर सैटरडे संडे बच्चों को ढूंढने का। और सब बच्चे आ गए, स्कूल चालू हो गया। 9 महीने नाइट शिफ्ट करते करते फिर शादी का घर में सोचने लगे। माँ बाप जो पहले अपोज में थे वो सपोर्ट में आ गए। सबका खाना बनाने का काम मम्मी करती थी। 25-20 लोगों का खाना अकेले मम्मी बनाती और पापा बाकी के काम करते थे। तो वो करते करते वो बोले कि अभी शादी करनी चाहिए, बाकी सब चीज़ें करनी चाहिए। तो मैंने बोला अगर शादी करनी है तो लड़की को अगर हम बोलेंगे कि मैं सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ तो उसकी जो मनीषा है वो अलग होगी जी। कि सैटरडे संडे घूमने जाएंगे, Yes. ये होगा वो होगा, मॉल में जाएंगे। हमें तो मुझे इधर खुद को ही टाइम देने को नहीं मिलता है। तो फिर जो कुछ डिसाइड करना है वो शादी के पहले ही करना है। और फिर मैंने सोच दिया कि अभी मुझे इस बच्चों को ही ज़्यादा टाइम देना है, आगे चल के पूरे ज़िंदगी भर यही काम करना है, मैं अभी रुकूंगा। और फिर मैंने नौकरी छोड़ दी। अच्छा। तो नौकरी छोड़ दी तो फिर पहले तो सैटरडे संडे टाइम मिलता था। 1 तारीख को सैलरी आती थी, सैलरी आने के बाद सब खर्चा चलाते थे। नौकरी छोड़ने के बाद फिर समस्या आने लगी। पूरी जो सेविंग थी उसमें डाल दी, बाकी सब चीज़ें हो गई। और फिर स्लोली 3-4 महीने
राशन का बिल थक गया, दूध का बिल थक गया, ऐसा होने लगा। और फिर दिवाली में 15 दिन की छुट्टियां थी। 15 दिन में सब बच्चे गांव गए। गांव जाने के बाद 15 दिन में घर वाले बोले कि अभी शादी करनी है। तो 15 दिन में लड़की देखनी थी, शादी करनी थी और वापस आना था, नहीं तो फिर वो पूरा नेक्स्ट ईयर गया जाने वाला था। अच्छा। तो फिर एक एक दिन में 3-3 लड़कियां देखने का कार्यक्रम शुरू हो गया। एक जगह पे चाय को जाने का, फिर खाना खाने का, फिर कांदा पोहे खाने के। और वो बोलते थे कि आपको क्या काम करते हो? तो हम बोलते थे कि हम बच्चों के लिए काम करते हैं। तो गवर्नमेंट ग्रांट मिलती है क्या? तो नहीं, गवर्नमेंट ग्रांट नहीं मिलती है। तो फिर लड़कियों को क्या काम करना पड़ेगा? तो हम बोलते थे कि लड़की को कुछ काम नहीं करना है, बस 20 बच्चों की माँ बनना है और उसका खाना बनाना है, बाकी सब चीज़ें करनी है। तो वो बोलते थे कि आप आपको बताएंगे, और उनका फ़ोन ही नहीं आता था। तो ऐसे 4-5 दिन चले गए। हमने बोला अभी नहीं चलेगा ऐसा। जिस लड़की को देखने जाना है उसको पहले वीडियो कॉल पे बात करनी की। फिर उसको वीडियो कॉल पे बात की, उसको समझाया, और फिर वो देखने को आओ बोले तो फिर जाने का। तो फिर अर्चना को हम मंडे को देखने गए। उसको बोला कि ज़िंदगी भर कोई भी तकरार नहीं करने की, इस शर्त पे आपको शादी करनी पड़ेगी। और उसने हाँ बोला। जैसे उसने हाँ बोला, हमने बोला कि अभी जल्दी से जल्दी शादी कर देते। मंडे को लड़की देखी, फ्राइडे को हमारी शादी हो गई 5 दिन में। और फिर उसके बाद 3 दिन में तो हम स्नेवन में आ गए। स्नेवन क्या, अभी इतना सुंदर नाम था, लेकिन 10 बाय 10 के 2 रूम में हम 30 जन सोते थे। एक एक रूम में 18-18, 20-20 बच्चे सोते थे। मेरी माँ इस सोफे पे सोती थी। और अर्चना की उम्र 19 साल। ज़िंदगी भर उसने, जब बचपन से उसने कभी ज़्यादा काम का लोड नहीं था। घर में माँ बाप का खाली कभी खाना बनाना वही करना पड़ता था। इधर तो 25-30 लोगों का खाना बनाना पड़ता था। तो फुल वर्क प्रेशर हमारा चलने लगा। वर्क प्रेशर की वजह से हमारा काम इतना बढ़ गया, मेंटल फिजिकल स्ट्रेस इतना बढ़ गया कि उसका मिसकैरेज हो गया। हमने बोला तो हमने तो किसी का कुछ बुरा नहीं किया, हमारी ज़िंदगी में ऐसा बुरा क्यों हो गया? तो जब भी कभी आपके ज़िंदगी में कुछ बुरा होता है या कुछ बड़ी समस्या आती है, तो भगवान का उसके पीछे बहुत अच्छा मोटिव होता है। भगवान कुछ आपको अच्छा देना चाहता है। जब भी कोई छोटी चीज़ आपसे वो लेता है तो उससे कुछ बड़ी चीज़ आपको वो देता है। तो बस आपका भरोसा भगवान पे होना चाहिए कि जो कुछ कर रहा है वो अच्छा कर रहा है, जो कुछ वो करेगा वो अच्छा करेगा, जो आज हो रहा है वो अच्छा हो रहा है। अगर आपका उस पर भरोसा होगा तो आप बहुत सारे समस्याओं से लड़ सकते हैं और बहुत सारे समस्याओं से आप बाहर निकल सकते हैं। तो हमने ये खुद ने अनुभव किया कि भगवान की ताकत इतनी आपके पीछे होती है कि बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आपको ज़िंदगी में आते हैं। तो जो मिसकैरेज हो गया वो डॉक्टर कुलकर्णी के यहाँ पे हम ट्रीटमेंट के लिए गए। ट्रीटमेंट में जाने के बाद वो बोले कि आप वही देशमानी हो गया जो बच्चों के लिए काम करते हैं। मैंने बोला हाँ। तो बोले अरे आपका नंबर तो मैं 2 महीने से ढूंढ रही हूँ, आपका नंबर दीजिए, हमें कुछ फल फलावर बच्चों को देने हैं। और वो जुड़ गए। 2018 में फिर से प्रीमैच्योर डिलीवरी हो गई। 1.5 किलो का बच्चा हो गया, 7वें महीने में डिलीवरी हो गई। रात को एक्टिवा पे 2 बजे हम डिलीवरी के लिए गए तो बोले अरे क्या कर रहे हो आप, ऐसे कैसे हो गया फिर से प्रीमैच्योर डिलीवरी? तो हमने बोला हम तो फिर क्या, मिसकैरेज होने के बाद 15 दिन में काम को लग गए। तो बोले कि ठीक है, आप आपका काम करते जाइए, लेकिन ये बच्ची को लेके आप उस 2 रूम में मत रहिए, आप अलग रहिए। तो मैंने बोला ये तो हमारी ज़िंदगी के तत्व है कि हम ज़िंदगी भर बच्चों के साथ में रहेंगे, साथ में खाएंगे, साथ में सोएंगे, उनको अपनापन प्यार सब मिलना चाहिए। तो फिर डॉक्टर बोले कि हमें आपको मदद करनी है, हम आपको कैसे मदद करें? तो मैंने बोला हमें लैंड चाहिए। तो 2 साल उन्होंने काम देखा और उनके माँ के नाम से उन्होंने ये 2 करोड़ की लैंड हमें डोनेट की। ऐसे। तो पहले तो मुझे ये सवाल आया कि अर्चना मैम ने हाँ कैसे बोला? अर्चना को मैंने शादी के पहले ही ये सब बताया था। मेरे एक जीजा जी टीचर है और टीचर लोगों को हमारे काम का थोड़ा रिस्पेक्ट होता है, तो उन्होंने उनको बताया था कि बहुत अच्छा काम करते हैं। हमारे इधर थोड़ा सा वेजिटेरियन, खाने पीने वाला नहीं है क्या लड़का, वो सब देखते गांव में कि गले में माला है, दारू नहीं पीता है, नॉनवेज नहीं खाता है, कोई व्यसन नहीं है। तो मेरे पापा का नाम अच्छा था गांव में और खेती बाड़ी थी, पानी था, सब घर अच्छा था, इसलिए उन्होंने हाँ बोला। लेकिन अर्चना को मैंने बोला था कि ज़िंदगी भर आपको यही काम करना है। तो उसका भी एजुकेशन जो है वो वही स्ट्रगल से गया था। वो भी 3-3, 4-4 किलोमीटर पाँव से स्कूल में जाती थी और वो उसको स्ट्रगल पता था। और उसको भी ऐसे लगता था कि भाई नहीं, जैसे सावित्रीबाई फुले ने बच्चों के लिए काम किया, हमारे हाथ से भी कुछ सेवा होनी चाहिए जिनकी वजह से लड़कों के लिए, लड़कियों के लिए हम अच्छा
एजुकेशन की फैसिलिटी दे सके ऐसा। मैं ये बात यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये जो अर्चना मैम की कहानी है कि उन्होंने एक ऐसा जीवन साथी चुना जो सोशल वर्क करता है, जिसकी खुद की कोई कमाई नहीं होगी, या फिर जो सामाजिक काम है वही कमाई है। तो ऐसा जीवन साथी चुनना इतनी कम एज में, ये बहुत बड़ी बात है सर। सही बात, सही बात। आजकल की लड़कियों को हम लोग देखते हैं, जो ऐसी लड़कियां होती है जो सास ससुर को भी अपने घर में नहीं रखना चाहती। उनको एक लैविश लाइफस्टाइल चाहिए, लग्जरी चाहिए, कमाने वाला चाहिए, फ्लैट चाहिए, गाड़ी चाहिए। तो उन लोगों ने खुद का कभी नहीं देखा होता, लेकिन उनको अपने जीवन साथी से इतने एक्सपेक्टेशन रहती है। तो ये बहुत बड़ा उदाहरण है उन लड़कियों के लिए कि कैसे किसी को सपोर्ट किया जा सकता है। और आज अर्चना मैम ने जिसको सपोर्ट किया, आज वो ऐसे लेवल पे है जो शायद ही हम लोग कभी बन सकते सही हैं। बात। तो मुझे लगता है पैसे मायने नहीं रखते। नहीं। ज़िंदगी में हम किस चीज़ को चुनते हैं वो ज़्यादा अहमियत रखती है। तो बहुत अच्छा लगा सर ये सुन Thank you. के। ये जब स्नेहवन की शुरुआत हुई सर, तो कौन कौन से बड़े चैलेंजेस आपने फेस किए, कौन सी दिक्कतें आई? मुझे तो ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में जो चैलेंज वर्ड है, वो चैलेंज वर्ड में ही चैलेंज है कि अगर वो एक्सेप्ट करते हो तो जो चीज़ें आपको नहीं मिलेगी वो सब आपको मिल जाएगा, है कि नहीं। आपको बस वो चैलेंज एक्सेप्ट करना चाहिए कि मैंने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया कि आओ हम लड़ेंगे, हम भागेंगे नहीं, हम कोई शॉर्टकट नहीं लेंगे, हम मेहनत करेंगे, हम ताकत से मेहनत करेंगे। तो मैं उस चीज़ पे भरोसा करता हूँ कि जो भी समस्याएं हमारी ज़िंदगी में भगवान भेजता है, वो समस्याएं आपको टेस्ट करने के लिए होती है, आर यू कैपेबल और नॉट। ट्रू। अगर आपने वो एक्सेप्ट किया, उसके साथ लड़ाई चालू की, तो आप जीत जाओगे। और जितना बड़ा मेहनत होगा उतना ही बड़ा आपका सक्सेस होगा। जितनी ज़्यादा मेहनत आप करोगे उतनी बड़ी सक्सेस आपको मिलेगी। तो जब जैसे स्नेहवन पहले चालू किया था तो अलग अलग समस्याएं थी। बेसिक समस्याएं थी कि 30-40 जन हम वहाँ पर रहते थे और 2 ही टॉयलेट थे, सब जन उसी में ही जाते थे। जब तक बच्चे स्कूल में नहीं जाते थे तब तक हमें कुछ नहीं करना पड़ता था। और जब रात को सोते थे तो एक एक रूम में 18 जन सोते थे। 18 बच्चे वर स्लीपिंग इन 1 10x10 रूम। तो सोने में कोई जगह नहीं रहती थी। कोई गेस्ट आया तो उसको बोलना पड़ता था कि भाई आप हमारे यहाँ पे नहीं रह सकते, खाना उधर, सोना उधर, रहना उधर, सब उधर ही करना। तो वो तो स्टार्टिंग के फेज में तो बहुत समस्या है, लेकिन जब डॉक्टर कुलकर्णी सर ने ये हमें लैंड दिया तो ये तो पूरा जंगल था। 2-2 किलोमीटर तक घर ही नहीं था, रास्ता नहीं, पानी नहीं, कुछ भी नहीं, गैस नहीं, सिक्योरिटी नहीं, कुछ भी नहीं। तो मैंने बोला कैसा करेंगे यार। लेकिन मैंने बोला कि ठीक है, अगर हम 10वीं में गए हैं तो 10वीं का सिलेबस सेट करने वाले को पता है कि ये तू झेल सकता है, ये तू सॉल्व कर सकता है। तो ये जो हमारा सिलेबस सेट करने वाला ऊपर बैठा है उसको पता है कि माय स्टूडेंट इज क्लेवर एंड ही कैन फाइट, ही कैन विन। तो उस पर भरोसा होना चाहिए। उसको पता है कि मैं ये कर सकता हूँ। इसलिए फिर जब हम यहाँ पे आए, जो समस्याएं हमको आई उस पर हमने काम करना चालू किया। यहाँ पे आने के बाद ये पतरे का घर हमने बनाया छोटा सा, और फिर लाइट नहीं थी, दूध नहीं था, पानी नहीं मिलता था, 4-4 5-5 किलोमीटर पे जाने का, पानी लाने का। यहाँ पे हम गड्ढे खोदते थे और वहाँ पे पानी जमा करते थे। गेट तक सांप, बिच्छू, लेपर्ड्स देखने को मिलते थे। 20-20 25-25 जंगली कुत्ते यहाँ पे बाहर बैठते थे। तो यहाँ पे आने के बाद मैंने वाइफ को बोला कि आप कितने लोगों का खाना बनाओगे। तो वो बोले आप जितने संभालोगे उतनों का खाना मैं बनाऊंगी। और फिर यहाँ पे फिर 25 बच्चे से 50 बच्चे हो गए 2019 में। और फिर एक एक समस्याओं पे हमने काम करना चालू किया। हमने बोला कि कभी शॉर्टकट नहीं लेना है, इस पे बच्चों को स्ट्रगल करना सिखाना है और कंस्ट्रक्टिव काम करना है, सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। एजुकेशन सिस्टम का सबसे बड़ा फेलियर यह है कि हम बस थ्योरी रखते हैं। एजुकेशन में प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच नहीं होता है। तो हमें वो प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच बच्चों को देना था कि जो समस्या आई है उस पर प्रॉब्लम ढूंढो और वो परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढो। तो हमको दूध नहीं मिलता था तो हमने गौशाला चालू की। एक गाय से गौशाला चालू किया। 15 गाय हमारे यहाँ पे है, गिर गाय। A2 मिल्क बच्चों को खाने को रहता है। यहाँ पे गैस नहीं मिलता था, सिलेंडर वाला आता ही नहीं था इतने जंगल में। तो हमने यहाँ पे
बायोगैस शुरू हमने यहाँ पे बायोगैस चालू किया, पूरा घर का जो किचन निकलता था वो किचन का रिसाइकलिंग चालू किया, उससे गैस बनाना चालू किया। यहाँ पे दूध नहीं मिलता था, गैस नहीं मिलता था, वैसे लाइट का भी बहुत प्रॉब्लम आता था, 15-15 20-20 दिन लाइट नहीं मिलती थी। तो हमने पूरा प्रोजेक्ट सोलर पे किया। आज हमारे यहाँ पे 70 किलोवाट का सोलर है। तो मुझे ऐसे लगता है कि जो भी समस्या आती है वो आपको अपॉर्चुनिटी होती है, वो समस्या नहीं होती है। कि अपॉर्चुनिटी से आप कुछ नया ढूंढ सकते हो, नया कुछ क्रिएट कर सकते हो, नया कुछ बना सकते हो। तो जो आज आप स्नेहवन देख रहे हो वो समस्याओं की वजह से है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ज़्यादा से ज़्यादा समस्या आनी चाहिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रॉब्लम को आंसर्स ढूंढ सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा नई नई चीज़ें कर सकते हैं। ऐसे भारत में बहुत सारे एनजीओज काम करते हैं सर, लेकिन स्नेहवन का कोर बिलीफ क्या है? स्नेहवन का कोर बिलीव ये है कि वी डोंट वांट टू क्रिएट जॉब सीकर्स, वी वांट टू क्रिएट जॉब क्रिएटर्स, दो हु कैन वर्क फॉर चिल्ड्रंस। आगे चल के उन्होंने समाज के लिए काम करना चाहिए, त्याग सेवा समर्पण के माध्यम से शिस्त स्वावलंबन और संस्कार देके एक चारित्र संपन्न तरुण समाज को देना है, जो आगे चल के ये समाज के समस्याओं पे काम करे, जो खुद का पेट भरने के लिए आपकी पूरी ज़िंदगी दांव पर नहीं लगाए, जो आगे चल के कुछ स्टार्टअप करे, लोगों के जो समस्या है ज़िंदगी में उन पे काम करे। तो हम बच्चे भी जब लेते तो एक गांव से नहीं लेते, अभी 15 जिले के बच्चे हमारे यहाँ पे हैं और 40 गांव के बच्चे हैं। तो वी आर वर्किंग फॉर 40 विलेजेस, और फिर उसी विचार से हम आगे बढ़ना चाहते हैं। और बहुत बार क्या होता है कि हर बच्चे में भगवान ने कुछ अच्छा दिया है, तो ये बस खाना खिलाना और संभालना है, बच्चे गरीब है, ऐसा हम यहाँ पे माइंडसेट नहीं रखते। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो बच्चा मेरे यहाँ पे आता है भगवान ने उसको में कुछ अच्छा दिया है, तो एज ए पेरेंट और एज ए गुरु, एज ए टीचर मेरा एक रोल है, उसमें जो अच्छा है वो आइडेंटिफाई करूँ और उस पर मैं काम करूँ। उसको मैं आगे कैसे बढ़ाऊँ ये मेरे पे डिपेंड करता है कि नहीं। तो मुझे वो उसको अपॉर्चुनिटी देनी है, हर बच्चे को मुझे अपॉर्चुनिटी देनी है। मुझे ऐसे लगता है कि मेरे लाइफ के लास्ट मिनट तक एक एक बच्चे को मुझे एजुकेशन के प्रोसेस में लाना है, उसको अच्छा एजुकेशन देके एक अच्छा नागरिक बनाना है, उसको अच्छे संस्कार देने हैं। तो जितने ज़्यादा बच्चों को मैं संभालूंगा, जितने ज़्यादा बच्चों को मैं शिक्षा दूंगा, उतना ज़्यादा समस्या दूर होगी, उतना ज़्यादा समाज का भला होगा। ऐसा ये बच्चे नहीं पढ़ेंगे तो यही कहते गाँव गुंड बन जाएंगे, व्यसन करेंगे, बाकी कुछ करेंगे, है कि नहीं। उसमें समाज का ह्रास हो जाएगा और देश का भी नुकसान हो जाएगा। ऐसा है, तो ये मेरी देशभक्ति है। ये एक्चुअली हमने ये बात अभी हम जब बच्चों से बात कर रहे थे तो अभी तभी हमने नोटिस किया। मेरा छोटा बच्चा जब चॉकलेट खा रहा था तो मैंने जो आपके बच्चे, उनको 2-3 बच्चे थे, उनको भी चॉकलेट ऑफ़र की, लेकिन उन लोगों ने ली नहीं। मैंने पूछा आप क्यों नहीं ले रहे हो? मैं दे रही हूँ, छोटा बच्चा दे रहा है तो ले लो। तो बोलते बाकी बच्चों को भी फिर उनको नहीं मिलता तो फिर हम भी नहीं लेंगे। तो ये मतलब इतनी अंडरस्टैंडिंग इन बच्चों में कैसे जी, डेवलप हुई? ये जो कोर वैल्यूज़ है ना, मुझे ऐसे लगता है संस्कार जो हम बोलते हैं वो आपको बाजार में नहीं मिलेगी। आप अगर बोलेंगे कि नहीं यार उनका बच्चा कितना अच्छा है, देखो माँ बाप के पाँव छूता है, माँ बाप की कितनी अच्छी सुनता है, कितना अच्छा उसका बिहेवियर है। आप क्या दूसरे चक्की का आटा खाते हो क्या? क्या बच्चों को आप दूसरे चक्की का आटा खिलाते हो क्या? नहीं। बच्चे सीखते नहीं, बच्चे ऑब्जर्व करते हैं। एज अ पेरेंट वो पेरेंट ही उसके रोल मॉडल होते हैं, वो आपके तरफ देखेगा। आप अगर बोलोगे घर में हूँ लेकिन झूठ बोलो घर में नहीं हूँ, तो वो ऐसे ही बात करेगा। आप अगर बोलोगे मोबाइल मत देखो और आप खुद मोबाइल देखते बैठोगे, तो वो छुप के मोबाइल देखेगा। आपको जो लगता है कि मेरा बच्चा बनना चाहिए वो आपको खुद करना पड़ेगा, उससे बच्चा सीखेगा, उसको वो वैल्यूज, इथिक्स, प्रिंसिपल्स मिल जाएगी कि नहीं मेरे पापा करते हैं, जो बोलते हैं वही करते हैं, जो करते हैं वही बोलते हैं। करने और कथनी में उनके फ़र्क नहीं है। बहुत बार समस्या ये होती है कि करने और कथनी में फ़र्क होता है, इसलिए बच्चों को वो संस्कार नहीं मिलते, बच्चे वही सीखते वही करते फिर। तो हमारे यहाँ पे स्नेहवन में क्या होता है कि एज अ पेरेंट रोल मॉडल वो मुझे देखते हैं। तो मुझे ऐसे लगता है कि बच्चों के ज़िंदगी में प्रिंसिपल्स, वैल्यूज़, सिविक सेंस, इथिक्स होने चाहिए। तो मोरल वैल्यूज सिखाने के लिए हम उनको वो करके दिखाते हैं। मैं खुद ज़िंदगी में वो जीता हूँ। मेरी खुद की लड़की गवर्नमेंट स्कूल में जाती है, मैं खुद 10 बाय 10 के रूम में रहता हूँ, मैं खुद उनके पंगत में खाना खाता हूँ। तो जब उनको लगता है कि नहीं यार इतने बड़े संस्था के अध्यक्ष है, हमको जो प्यार देते हैं, हमको संभालते हैं, वो हमारे साथ में रहते हैं, वो अपनापन प्यार उनको मिलता है, तो ऑटोमेटिकली जब मैं उनको वो केयर करता हूँ तो वो आजू बाजू दूसरों को केयर करते हैं। मैं उनको सुबह जैसे वो कोई भी मेरे सामने आता है तो मैं झुक के उनको प्रणाम करता हूँ। हमारे यहाँ पे हाय हेलो कोई नहीं बोलता,
तो उनको रामकृष्ण हरि बोलने की हमारे यहाँ पे आदत है। जो भी कोई आगे आता है तो मैं उनको बोलता हूँ कि रामकृष्ण हरि। 8 दिन के बाद मैं भी नहीं बोला तो भी आगे वाला को आदत लग जाती है, वो ऑटोमेटिकली रामकृष्ण हरि झुक के बोलता है। तो मुझे ऐसे लगता है कि आपको किसी भी आदमी के साथ, बच्चों में भी नहीं, आपको अगर लगता है कि ये आदमी ने मेरे साथ ऐसा बिहेव करना चाहिए, तो पहले आपकी जिम्मेदारी बनती है कि आपको उसके साथ वैसा बिहेव करना चाहिए या आपको वैसा प्रिंसिपल सेट करना चाहिए। वर्ल्ड इज फुल ऑफ नाइस पीपल, इफ़ यू कांट फाइंड वन, बी वन। तो बच्चों में भी यही आदत होती है। आप अगर बच्चों को आपके लेवल पे जज करोगे कि मैं तो 27 साल का हूँ, बच्चों ने ऐसा बिहेव करना चाहिए, वैसा बिहेव करना चाहिए, नहीं होगा, है कि नहीं? आपको बच्चों के लेवल पे जाके उसको वैसे सिखाना पड़ेगा, और वो कुर्ती में सिखाना पड़ेगा। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। तो ये हम यहाँ पे एक्शन में सिखाते हैं सब ऐसे, इसलिए सब बच्चों को सिविक सेंस और वैल्यूज बहुत अच्छी है। दैट इज वो तो हमने खुद देखा, इसलिए वो महसूस किया और बहुत अच्छा लगा कि इतने कम एज के बच्चे हैं लेकिन इतने समझदार है कि शायद हम भी इतने नहीं हैं, शायद हम भी अपने बच्चों को वो अभी तक नहीं सिखा पाए हैं। तो सर ये जो बच्चे आपके पास है संस्था में जितने बच्चे हैं उनका बैकग्राउंड अलग रहता है, जो फैमिली बैकग्राउंड से वो आते हैं, जो मेंटल प्रेशर, जो ट्रॉमा उन्होंने देखा है, वो आप ऐसे बच्चों से जो इस सिचुएशन से निकल के आएगी, घर में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम हुई है, किसी की डेथ हुई है, पॉवर्टी है, बहुत सारे प्रॉब्लम्स है, इनका मेंटल कंडीशन, इनका फियर अलग रहता है, तो इनसे कैसे डील हो? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता है। बहुत बार क्या होता है कि जो एक खालीपन जिंदगी में हर किसी के निर्माण होता है, वो खालीपन भरने का एक ही एक सोल्यूशन है, वो है प्यार। आप प्यार का नाटक नहीं करोगे ना, और अगर किसी से भी आप सच्चा प्यार करोगे तो जानवर को भी वो समझ में आता है, फील होता है ना? आप कुत्ते को प्यार करोगे, आपके बिल्ली को प्यार करोगे, आपके गाय को प्यार करोगे, तो वो प्यार जो है वो जानवर को भी अपना बना देता है। ये तो हमारे बच्चे जब वो यहाँ पे आते हैं तो शुरुआत में उनको लगता है कि अरे यार ये नाटक कर रहे केयर करने का, अरे यार ये खाली अच्छा खाना खिलाने का नाटक कर रहे। तो जब वो 6 महीने बाद वो कंटिन्यू हो जाता है तो उसको लगता है कि नहीं नहीं, ये तो सच्चा है, ये तो अपनी केयर करने वाले, ये अपने को इतना प्यार करते हैं, ये अपना है, ये अपनापन उसमें तैयार हो जाता है। तो नेचुरली जख्म भर जाता है। एक दूसरे को केयर करना, एक दूसरे को प्यार देना, और वो सेल्फलेस गुड डीड्स जो बोलते हैं, निस्वार्थ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम आपको किसी को भी अपना बना देता है। तो ये बच्चे जो यहाँ पे जब आते हैं तब हम 1 महीना उस पर स्टडी करते हैं। 1 महीने में हम देखते हैं कि किसमें क्या गुड पॉइंट्स है, क्या बैड पॉइंट्स है, किसके स्ट्रॉन्ग पॉइंट क्या है, किसके वीक पॉइंट क्या है, किसके घर में क्या बैकग्राउंड है। तो उसको छोड़ के सबको बताया जाता है कि इसके साथ ऐसा बिहेव करना है, इसको हंसाना है, इसको खेलना है, इसको ये करना है, उसको वो करना है। तो ऑटोमेटिकली हम वो आगे उसके रखते हैं। जो बुक्स भी देखता है तो बुक्स भी उसको ऐसे देते हैं जिससे उसका वो ट्रॉमा भर जाए। उसको मूवी भी दिखाते हैं, टीवी पे कुछ अच्छा दिखाते हैं तो वो उसको वैसे ही दिखाते हैं जिससे वो उसको एनर्जी मिले, मोटिवेशन मिले, प्रेरणा मिले। उसको बाद उसकी ज़िंदगी में हम कुछ ख्वाब डालते हैं कि तुझे ये बनना है, ये करना है, तो वो कर सकता है। बहुत बार क्या होता है कि घर से गाँव से निकलता है तो हर बार उसको वही सुनना मिलता है, तुझे ये नहीं आता है, तुझे वो नहीं आता, तुझे ये नहीं समझ में आता, तो ऐसा है, तो वैसा है। ये सब निगेटिव चीज़ें हम यहाँ से निकाल देते हैं। हम उसको बोलते हैं तुझे ये आता है, तू ये कर सकता है, तू ऐसा बनता है, तू वैसे बात करता है, तू कितना अच्छा है, कितना तुझ में कितने टैलेंट है, कितने अच्छे गुण है, कितने वैल्यूज़ है। तो स्लोली उसमें उसका बिलीव बनना चालू हो जाता है। और एक आधे बच्चों में अगर वो नहीं भी हो गए तो वो आना चालू हो जाते ऐसा। तो हम उसको बोलते हैं कि कितना शांत है, कितने अच्छे तरीके से बात करता है। तो झगड़े करने वाला भी बच्चा ऑटोमेटिकली वो बोलता है यार नहीं, उसका भरोसा है कि मैं कितना अच्छा बात करता हूँ, तो ऑटोमेटिकली वो अच्छा बात करना चालू कर देता है, झगड़ा कम करता है। तो वो ऑटोमेटिकली एक अंडरस्टैंडिंग और एक प्यार है वो ऐसा। तो बच्चों को समझ में आता है। सर, स्नेहवान में जो बच्चे पढ़ते हैं उनके लिए आपने कंप्यूटर एजुकेशन का प्रोग्राम और बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने यहाँ पे देखे, फिजिक्स लैब है, यहाँ पे जर्मन भी सिखाई जा रही है। तो ये जो प्रोग्राम यहाँ पे चलते हैं इनका रियल इम्पैक्ट कैसे होता है? बहुत इम्पैक्ट होता है। मैं बोलता हूँ कि ये जो बच्चे गांव से आते हैं ना, ये काली मिट्टी की तरह होते हैं। काली मिट्टी में आप कुछ भी डालो वो ताकत से उभरता है। तो ये खाली होते हैं पूरा, उसको जो भी सिखाएंगे आप वो सीख जाता है। तो हम यहाँ पे आने के बाद मुझे लगता है कि उसका एक हाथ कंप्यूटर पे होना चाहिए, उसका एक हाथ मिट्टी पे होना चाहिए। यहाँ पे उनको बहुत सारे लाइफ स्किल सिखाए जाते हैं, जैसे मशरूम फार्मिंग सिखाई जाती है, हाइड्रोपोनिक फार्मिंग सिखाई जाती है,
ये फार्मर्स के बच्चे, उनको मैन्युफैक्चरिंग पता होनी चाहिए, फूड प्रोसेसिंग पता होनी चाहिए, इसलिए उनको फिर कांदे का मसाला कैसे बनाना, प्याज का मसाला बनाना, पापड़ बनाना, चिप्स बनाना, तेल निकालना, वो सब प्रैक्टिकली सिखाया जाता है। उसके बाद उनको कपड़े कैसे सीना वो भी सिखाया जाता है, कपड़े कैसे धोना वो भी सिखाया जाता है। एआई बच्चे यहाँ पे यूज़ करते हैं, जो भी प्रॉब्लम उनको आते हैं वो प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए वो एआई का हेल्प लेते हैं। तो फिर यहाँ पे जो 7वीं 8वीं का बच्चा है, वो 7वीं 8वीं का बच्चा 7वीं में पाइथन सीखता है, जी। उसको कोडिंग आती है, उसको हाइड्रोपोनिक आता है, उसको मशरूम फार्मिंग आती है, उसको चेस आता है, उसको एबेकस आता है। और वो खाली सीखते नहीं है, तो वो इम्प्लीमेंट करते हैं। हमारे ऑफिस का कुछ भी कंप्यूटर को एरर आ गया तो हमारा 7वीं का बच्चा वो हार्ड डिस्क चेंज करता है, रैम रोम क्लीन करता है, बाकी की सब कामें करता है। यहाँ का पूरा वाईफाई का नेटवर्क, वो सब चीज़ें बच्चे संभालते हैं। सीसीटीवी का काम बच्चे संभालते हैं, इलेक्ट्रिक का काम बच्चे ही संभालते हैं। फॉर द चिल्ड्रन बाय द चिल्ड्रन कंसेप्ट है यहाँ पे। ये पूरा प्रोजेक्ट बच्चे संभालते हैं। 2 एकड़ का कैंपस, उसका अकाउंट, स्टोर डिपार्टमेंट, किचन डिपार्टमेंट, फाइनेंस, एडमिनिस्ट्रेशन, खाना खिलाना, बच्चों को सुलाना, पढ़ाई लेना, वो बच्चे ही बच्चों को हेल्प करते, एक दूसरे को, है क्या नहीं, मदद करके आगे चलते। 8वीं का बच्चा 7वीं के बच्चे के गणित छोड़ता है तो उसका बेस पक्का हो जाता है। 7वीं का बच्चा 6ठी के बच्चे को मदद करता है तो उसका बेस पक्का हो जाता है। और एक दूसरे को समझ के वो काम करते। हमारे 3री के बच्चे का 37 का टेबल है, हमारे 7वीं के बच्चे का 47 का टेबल है। आप वो कैमरा देख के सुन सकते हैं उनसे ना। इनको हम दूसरे किसी चीज़ का आटा खिलाते, कुछ नहीं, लेकिन हम उनको बोलते कि भाई आपको करना है, जो भी करो दिल लगा के करो। 2 तास खेलना है तो 2 घंटे दिल लगा के खेलो, मस्ती करो, धिंगाना करो, बहुत एनर्जी के साथ करो। जब पढ़ाई को बैठेंगे तो दिल लगा के पढ़ाई करो। जब साफ सफाई करेंगे तो दिल लगा के साफ सफाई करो। जब खाना खाओगे तो दिल लगा के खाओ। किसी चीज़ को किसी चीज़ में मिक्स मत करो। खाते टाइम मस्ती मत करो, खेलते टाइम मस्ती मत करो। मस्ती का हम टाइम अलग से निकालेंगे। तो ये डिसिप्लिनरी लाइफ अगर आप जियोगे तो डेफिनेटली आप आपके लाइफ में कुछ ना कुछ अचीव करोगे। आपके लाइफ में डिसिप्लिन होना बहुत जरूरी है। कब उठना है, कब सोना है, आपके विचारों को, आपके बॉडी को, डिसिप्लिनरी एक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। सर, बच्चों के न्यूट्रिशन और हेल्थ का ख्याल कैसे रखा जाता है? यहाँ पे बच्चों को सुबह में योगा होता है, उसके बाद हर मंथ में हम हेल्थ चेकअप तो रखते ही है, लेकिन प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा यहाँ पे लिए जाती है। जैसे उनको हेल्दी फूड देना, पूरे वीक का चार्ट होता है कि क्या पल्सेस देनी है, क्या विटामिन देने हैं, क्या न्यूट्रिशन देना है। डेली हेल्दी फूड रहता है, तेल कम होता है, बाकी की चीज़ें बाहर का जो खाना होता है वो कम होता है। तो घर का दूध है, A2 मिल्क है बच्चों को, गिर गाय का दूध बच्चे रोज खाते हैं, दूध निकालते हैं और वैसे वैसा गरम का गरम दूध खाते हैं। पनीर भी बनाते हैं, पनीर भी घर का ही बनाते हैं, मशरूम भी घर का ही बनाते हैं, दही, छाछ, घी सब घर का होता है। यहाँ पे बहुत सारे वेजिटेबल्स हमने लगाए हैं तो वो भी बहुत सारे घर के होते हैं। तो एक हेल्दी ऑर्गेनिक लाइफस्टाइल उनको जीने के लिए हम सिखाते हैं। ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल रिसोर्सेस हम यूज़ करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी रही, बायोगैस रहा, कार्बन फुटप्रिंट हम जनरेट नहीं करते, 0 कार्बन वेस्टेज पे काम करते हैं। तो इसकी वजह से क्या होता है कि बच्चों को वो डेली लाइफस्टाइल का वो भाग बन जाता है। मंथ में कभी कभी पार्टी भी करते हैं। पानीपुरी की पार्टी होती है तो 300 प्लेट पानीपुरी मंगाते हैं। एक बच्चा 15 प्लेट पानीपुरी खाता है, लेकिन वो मंथ में एक आधे बार होता है। लेकिन बाकी के 29 डेज उनको डिसिप्लिनरी एक्शन सिखाई जाती है, उनको हेल्दी लाइफस्टाइल सिखाई जाती है और बच्चे वो फॉलो करना लग जाते हैं। उनको बहुत बार क्या होता है कि हम प्रेशर नहीं डालते, हम उसको उसकी अहमियत सिखाते हैं कि तू योगा करेगा तो तेरा पेट साफ रहेगा, तेरे मसल्स बनेंगे, तेरा ये होगा, तेरा वो होगा। तो उसमें वो इंटरेस्ट क्रिएट हो जाता है। खाना खाते टाइम भी उसको हम बोलते हैं कि भाई ये पडवल की सब्जी है, नहीं खानी है, अच्छी नहीं लगती। लेकिन हमारे नाक में गंदगी होती है, नाक अच्छा लगता है क्या? नहीं लगता है। फिर नाक काटने का क्या? नहीं काटने का। भगवान ने जो हमें अवयव दिए है वो सब इंपॉर्टेंट है, वैसे ही जो प्लेट में रखा हुआ है वो सब इंपॉर्टेंट है, सब खाना चाहिए। वो भगवान का प्रसाद है। बहुत सारे ऐसे जन है उनको वो 2 टाइम नहीं मिलता है। अगर आपको मिल रहा है तो एक्सप्रेस योर ग्रेटिट्यूड टुवर्ड्स द गॉड एंड टुवर्ड्स द फार्मर्स हु मेकिंग दिस, जनरेटिंग दिस। और वो जो आपके प्लेट में रखा है उसको भगवान का प्रसाद समझ के खाइए। एक दाना भी हमारा वेस्ट नहीं जाता है हर रोज। वो बच्चों में संस्कार है। स्नेहवन का जो काम है वो बहुत बड़ा हो चुका है अभी, लेकिन आपको ऐसा नहीं लगता कि जो काम आप अभी कर रहे हो ये सिस्टम या फिर गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है? नहीं, ऐसा नहीं होता है। क्या है, मैं अमेरिका में भी 2 बार जाके आया। गवर्नमेंट को गवर्नमेंट के हिसाब से काम करना पड़ता है। गवर्नमेंट
पब्लिक पॉलिसीज़, पब्लिक के लिए जो अच्छी सुविधाएं हो देने का काम करती है। लेकिन आज यूरोप कंट्रीज़ में भी एनजीओज़ है, बहुत सारी एनजीओ जो कैंसर पेशेंट के लिए काम करती है, जो होमलेस पीपल के लिए काम करती है, जो बाकी के लोगों के लिए काम करती है। हमारा देश तो उनसे 4 पट बड़ा है। बड़ा है। वो इतना पॉपुलेशन है कि पूरे यूरोपियन कंट्रीज़ के 10-12 यूरोपियन कंट्रीज़ बैठ जाएंगे, इतना पॉपुलेशन है। जी। यहाँ पे तो समस्या बहुत ज़्यादा है, फिर भी हम ग्रो कर रहे हैं, हमारा जीडीपी इतना बढ़ रहा है, सेंट्रल गवर्नमेंट अच्छा काम करता है, स्टेट गवर्नमेंट अच्छा काम करता है, लेकिन फिर भी कुछ समस्याएं जो रह जाती है। तो समाज का उत्तरदायित्व समझ के हमें आगे आना चाहिए, और जहाँ जहाँ पे गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ नहीं है वहाँ पे हमने काम करना चाहिए। उसमें क्या बुरा है? ये देश अपना है, ये समाज अपना है, तो सब गवर्नमेंट ने करना चाहिए, सब गवर्नमेंट ने करना चाहिए, ऐसा कब तक चिल्लाएंगे? आपको अगर कहीं बुरा दिख रहा है तो वो वहाँ पे काम करना शुरू करिए ना। गवर्नमेंट को जहाँ पॉसिबल होगा वो गवर्नमेंट आपके साथ जुड़ जाएंगी। तो मुझे ऐसे लगता है कि व्हेन यू आर सेइंग दैट इंडिया इज माय कंट्री एंड ऑल इंडियंस आर माय ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, सो इट्स योर ड्यूटी नॉट सर्विस। ये आपका जिम्मेदारी है। जब अंग्रेज यहाँ पे रहते थे तो भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु को पता था कि हम यहाँ पे जब पकड़े जाएंगे तो हमें फांसी पे चढ़ाया जाएगा। क्यों गए वो? सुभाष चंद्र बोस जी को पता था कि जब हम युद्ध लड़ेंगे तो हमको भी गोली लग सकती है, लेकिन उन्होंने बोला कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। उन्होंने क्यों किया? है कि ना? अगर वो बोलते थे कि नहीं कांग्रेस की जिम्मेदारी है, उन्होंने करना चाहिए, आंदोलन करो, मुझे क्या लेना देना है, ऐसे थोड़ी होगा। है कि ना? हम जिम्मेदारी दूसरी तरफ कब तक ढकेलते रहेंगे? दूसरा करेगा, ये करेगा, वो करेगा। हम जब एक उंगली दूसरे की तरफ दिखाते कि ये गवर्नमेंट ने करना चाहिए, तो 3 उंगलियां आपकी तरफ है ना जी। तो 3 उंगलियों के लिए ढूंढो ना, है कि नहीं? आप मॉल में जाते हो, 10 रुपए का केचप की बोतल आप बिना नाप तोल किए ले जाते हो, लेकिन आप जब बाजार में जाते हो तो टोमेटो के लिए नाप तोल करते हो कि नहीं? भैया 5 रुपए का तो 2 रुपए के दे दो, ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है? 10 साल पहले जो लोगों का कमाई, जो सर्विस करते उनकी 5,000 सैलरी थी, तो अभी वो 25 हो गई। टोमेटो के रेट उतने बढ़ गए क्या? प्याज के रेट उतने 5 पट बढ़ गए क्या? तो ये जिम्मेदारी समाज की भी है ना। तो इसके लिए किसी को तो भी काम करना चाहिए ना। गवर्नमेंट को हम कब तक नाम रखते बैठेंगे कि उन्होंने करना चाहिए? तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इस भगवान ने मुझे इस काम के लिए चुना, तो ये मेरा सौभाग्य है कि मेरी ज़िंदगी कुछ क्षण वसूल हो रहे हैं। नहीं तो मैं भी 2 BHK फ्लैट का लोन फेरते फेरते मेरी ज़िंदगी चली जाती थी। तो करेंगे, जब तक होता है तब तक करेंगे, है कि ना? ये रिले है, 400 मीटर का रिले होता है ना। 100 मीटर भागो, आगे वाले को दे दो, वो 100 मीटर भागेगा, वो आगे वाले को देगा। हम 100 मीटर भागेंगे, 60 मीटर में आउट हो गए तो दूसरे को दे देंगे 60 मीटर पे। जितनी ज़िंदगी दी है भगवान ने, वो लोगों के लिए खर्चा करेंगे, है कि नहीं? ये मातृभूमि के लिए खर्चा करेंगे, उसमें से जो आगे भागेगा वो आगे चल के आगे लेते जाएगा, है कि नहीं? सरकारें आएगी जाएगी, लेकिन एक इंसान बोल के हमें इंसान के काम आना बहुत ज़रूरी है। जहाँ पे दुख दर्द दिखता है वहाँ पे कोई आएगा और कोई करेगा, ये राह देखते नहीं बैठना चाहिए। आपको अगर दुख दर्द दिखता है तो भगवान का धन्यवाद बोलना चाहिए कि आपको दिख रहा है, आपको फील हो रहा है, यू आर गुड ह्यूमन बीइंग, यू हैव गुड हार्ट, तो उस पर काम करो, है कि नहीं? यस, मुझे पर्सनली ऐसा लगता है। वो ये सही बात है सर। सर लेकिन आपने उन लोगों को, मतलब जिनके जो फार्मर जिनकी फैमिलीज है, फार्मर डिस्ट्रेस बैकग्राउंड से जो बच्चा थे, इनको ही क्यों चुना? क्या होता है कि आपके घर में कोई कैंसर से गया तो आपको एक अटैचमेंट होती है, आपके घर में कोई एक्सीडेंट से गया तो आपको एक अटैचमेंट होती है। तो मैं फार्मर फैमिली से बिलोंग करता हूँ। बचपन से मैंने देखा है कि फार्मर्स लाइफ में कितनी इश्यूज होती है। 2 रुपए के लिए मेरी माँ दूसरे के पुराने ब्लाउज पहनती थी, मेरे पापा पुराने कपड़े पहनते थे लोगों की, मैंने पुराने कपड़े पहन के दिन निकाले। 2 रुपए 3 रुपए के लिए मारा मारी रहती थी। एक समय ऐसा था कि 6-6 महीने हम खाली राइस खा के दिन निकालते थे। तो मुझे वो समस्या पता है की नाही? जावे त्याच्या वंशात तेव्हाकडे असं म्हणते, है ना? इफ यू वॉन्ट टू फील समथिंग, टेक द बर्थ इन हिज हाउस, है कि नहीं? उसके घर में जन्म ले लो और फिर महसूस करो। तो किसान का जो दुख है, दर्द है, बचपन से मैंने देखा है। लोग बोलते हैं आप अनाथ बच्चों के लिए काम करो, अंध बच्चों के लिए काम करो। मैं बोलता हूँ आप किसान के घर में पैदा हो जाओ, आपको सब फील हो जाएगा, है कि नहीं? कि स्वाभिमान तो है, लेकिन किसी के हाथ में, किसी के आगे हाथ भी नहीं पसर सकते, भीख भी नहीं मांग सकते, है कि नहीं? खुददारी से जीना है, लेकिन बच्चों को भी नहीं पढ़ा सकते, बेसिक फैसिलिटी भी घर वालों को नहीं दे सकते। खुद को खत्म करने के लिए कितनी ताकत लगती है। हाँ, सुसाइड करना क्या है? ये बच्चों का खेल थोड़ी है। नहीं है।
खुद को ख़त्म करने के लिए, जिस बच्चों को मैंने पैदा किया है, जिसके साथ मैंने शादी की है, माँ बाप सबको छोड़ के खुद को ख़त्म करना है, इसके लिए कितनी ताकत लगेगी, है कि नहीं? तो मुझे ऐसे लगता है कि हर किसी ने किसान के बारे में सोचना चाहिए। अन्नदाता सुखी भव हम बोलते हैं। आप कितनी भी तरक्की करो, मेट्रो सिटीज़ बनाओ, आप सोना चांदी कमाओ, लेकिन आप वो खा नहीं पाओगे। आपको अनाज ही खाना पड़ेगा, और अनाज उगाने के लिए खेती में ही आपको पसीना डालना पड़ेगा, खून का पसीना बहाना पड़ेगा, तभी वो अनाज उगेगा। और जो उगा रहा है उसको आपको रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, उसको आपको वैल्यूज़ देनी पड़ेगी। ही हैव गुड राइट्स, बेसिक राइट्स है उसकी। अच्छा एजुकेशन मिलना चाहिए, अच्छा पानी उसको मिलना चाहिए, अच्छा हेल्थ मिलना चाहिए, है कि नहीं? अच्छी फैसिलिटीज़ उसको मिलनी चाहिए, अच्छी लाइट मिलनी चाहिए, अच्छे रोड्स मिलने चाहिए। उसको उस पे उसका हक है। तो मुझे लगता है कि अच्छा एजुकेशन देने के लिए हम आगे आएंगे। उसका बाप ने सुसाइड किया तो कम से कम हम उसके बच्चों को तो भी उस चक्कर से बाहर निकालेंगे ना। नहीं तो वो बच्चा भी कहीं तो भी उधर ही घूमते रहेगा, और वो भी कहीं तो भी ऐसे ही आगे चल के करना बैठे। इसलिए हम उसके फैमिली को एजुकेशन देने के लिए सपोर्ट करते हैं। सर, जब आपने शुरुआत की थी शायद 2015 में, तब जो सिचुएशन आपने देखी, जो फेस की, तब 2015 में ये सोचा कि आप उनके बच्चों के लिए कुछ करेंगे। आज 2026 चल रहा है, अभी भी स्थिति वैसे की वैसी ही है। समस्या कोई भी ख़त्म नहीं होगी। तो इसका परमानेंट हल क्या है? मतलब परमानेंट हल कोई भी नहीं, कोई भी समस्या पे कोई परमानेंट हल नहीं है कि नहीं? आप बोलोगे कि यार इतने कैंसर के रोग कैसे बढ़ रहे हैं, परमानेंट हल क्या है? ऐसा कुछ भी नहीं है कि नहीं? ऐसा आप एक्सीडेंट होते हैं, ऐसा नहीं कि हाईवे बनने के बाद एक्सीडेंट नहीं होते, है कि नहीं? एरोप्लेन में एक्सीडेंट नहीं होते, क्या एरोप्लेन क्रैश हो जाती है कि नहीं? मुझे लगता है कि समस्या का विचार करने से अच्छा है कि आप उसके सोल्यूशन पे काम करो। सोल्यूशन क्या है? समस्या से डिस्कस होने से कुछ नहीं होगा। उसके लिए अच्छा पानी होना चाहिए, अच्छी बारिश होनी चाहिए, सब नेचर पे डिपेंड है। अगर अच्छी बारिश हो गई तो अच्छी फसल निकलेगी, फसल निकलने के बाद उसको अच्छा रेट मिलना चाहिए, बाजार भाव अच्छा मिलना चाहिए। 4 पैसे अगर उसके घर में गए तो आधार मिल सकता है। तो पानी अच्छा होने के लिए अच्छे पेड़ लगाने चाहिए, लोगों ने ग्लोबल वार्मिंग कम करनी चाहिए, है कि नहीं? फार्मर्स में भी उसमें काम करना चाहिए। ऐसा नहीं कि खाली दूसरे ही लोग जिम्मेदार है, फार्मर्स भी उसके लिए जिम्मेदार है। ज़्यादा से ज़्यादा खेती करने के लिए उन्होंने बहुत सारे केमिकल्स उसमें डाल दिए, तो उसकी वजह से बहुत सारी समस्याएं अभी आ रही है। तो ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए सबने आगे आना चाहिए, उसके लिए काम होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन वो बहुत मास लेवल का इशू है। हमारी पॉपुलेशन बढ़ती ही जा रही है, बढ़ती ही जा रही है, हर साल बढ़ती जाती है। समस्या हर साल बढ़ती जाएंगी। पहले एक जन को 20 एकड़ ज़मीन थी, उसको 2 लड़के हो गए, 10-10 एकड़ हो गई, उसको 2-2 लड़के हो गए, 5-5 एकड़ हो गई, है कि नहीं? एक आदमी 20 एकड़ में खुश था, अभी ये 5 एकड़ में कैसे खुश रहेगा? उसका बच्चा हो गया तो 2-2 एकड़ हो जाएगी। ज़मीन तो थोड़ी बढ़ेगी, पृथ्वी तो वैसी की वैसी है ना, लेकिन लोक संख्या बढ़ रही है। तो नई नई टेक्निक आनी चाहिए फार्मर्स में, वो चेंज एक्सेप्ट करने की तैयारी होनी चाहिए कि नई नई तकनीक कैसे हम एक्सेप्ट करें, फार्मिंग की तकनीक कैसे एक्सेप्ट करें। उसके लिए एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी, उसके लिए एजुकेशन पे काम होना बहुत ज़रूरी। हम जो एजुकेशन आज पढ़ते हैं वो आउटडेटेड है। लोग आज एआई पे काम कर रहे हैं। अमेरिका में 5वीं से एआई बच्चे यूज़ करते हैं, हमारा बच्चा ग्रेजुएशन में करता है 10 साल के बाद। तो 10 साल में तो सब चेंज हो जाएगा। जो आज आप वो पढ़ेंगे वो 10 साल में रहेगा ही नहीं दुनिया में, है कि नहीं? तो वो चेंज होना बहुत ज़रूरी है। आज फार्मिंग में एआई लाना बहुत ज़रूरी है, आधुनिक टेक्निक लाना बहुत ज़रूरी है, और बचपन से 3री-4थी से बच्चों को फार्मिंग सिखाना ज़रूरी है। इफ़ यू आर अ फार्मिंग कंट्री, एग्रीकल्चर कंट्री, मोर देन 60% पीपल स्टिल डिपेंड ऑन फार्मिंग। तो आपको सिलेबस में वो लाना ज़रूरी है कि नहीं? तो वो सब करने के लिए टाइम लगेगा। कौन करेगा पता नहीं, होगा क्या नहीं पता नहीं। इतना सोचने से अच्छा है कि जो समस्या हमको दिख रही है उस पर काम करो। एक्सीडेंट क्यों हुआ, कैसे हुआ, एक्सीडेंट नहीं होने के लिए क्या करें। जिसका एक्सीडेंट हो गया उसको दवाखाने में ले जाओ, उसकी सांसें संभालो। तो हमें बच्चे के लिए काम करते हैं। आपको लगता है कि सिस्टम में अकाउंटेबिलिटी और ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए? सिस्टम कौन है? सिस्टम में हमारे घर के लोग हैं। किसी का भाई IAS ऑफिसर है, किसी का भाई तहसीलदार है, किसी का भाई कोई है, और हम भी सिस्टम है ना। सोसाइटी से ही सिस्टम बनती है ना, तो सोसाइटी को भी रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है। अकाउंटेबिलिटी सोसाइटी में भी आनी चाहिए, जिम्मेदारी भी आनी चाहिए। सोसाइटी
ने भी समाज के बारे में, फार्मर्स के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं, हर एक शिक्षित आदमी ने एक अशिक्षित आदमी को पढ़ाया तो भी बहुत दुनिया बदल जाएगी। 1 साल में सब इंडिया बदल जाएगा। हर एक आदमी ने खाली अपने बर्थडे को एक भी पेड़ लगाया तो भी 1 साल में हमारे यहाँ पे 140 करोड़ पेड़ लग जाएंगे। लेकिन करना जरूरी है ना। हमको क्या लगता है कि उसने करना चाहिए, उसने करना चाहिए, उसने करना चाहिए, है कि नहीं? तो मुझे ऐसे लगता है कि इफ़ यू हेट द पीपल यू विल नेवर गेट द टाइम टू लव देम, है कि नहीं? कब तक उनको बोलते बैठेंगे? कृति से दे लो। देर आर मोर पीपल हु आर मोटिवेटिंग बाय वर्ड्स, बट पीपल नीड मोटिवेशनल वर्कर्स, नॉट मोटिवेशनल स्पीकर्स। हर कोई बोलता है कि करो करो करो, कोई करता ही नहीं। करने वाले लोग चाहिए। जो करेगा वो दिखेगा, वो दिखेगा तो उससे बदलाव आएगा, लोग आपको फॉलो करेंगे। तो हम करने पे भरोसा करते हैं, ऐसा है। सर अभी जो जिसको एनजीओ की शुरुआत करनी है, किसी को नया एनजीओ रजिस्टर करना है, वो कौन सी बातें ध्यान में रखे? वो एक ही बात ध्यान रखे कि इसका कोई शिक्षा नहीं है। आप MSW करते हो, BSW करते हो, माँ बनने की कोई डिग्री नहीं होती। नहीं होती। अगर आपको सच्ची में किसी का दुख और दर्द दिख रहा है या सच्ची में आपको किसी सॉल्यूशन पे काम करना है, तभी आप आपकी कोई संस्था रजिस्टर करो या उस पर काम करो। समाज में 2 टाइप के लोग आपको सब तरफ दिखने को मिलेंगे। एक रहते हैं जो समस्या बरकरार रखने के लिए काम करते हैं कि समस्या रहनी चाहिए, गड्ढे होने चाहिए, टेंडर निकलना चाहिए, गड्ढे होने चाहिए, टेंडर निकलना चाहिए। दूसरे होते हैं प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच करके वो समस्या जड़ से कैसे मिट जाए उस पर काम करते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप सेकंड फेज में आते हैं कि मुझे समस्याओं पे जड़ पे काम करना है, बदलाव लाना है सोसाइटी में, समाज में कुछ अच्छा करना है, मेरी ज़िंदगी वसूल करनी है, ये मुझे खुद के लिए करना है, तो ही आप कुछ करो। नहीं तो ऐसे बहुत सारी संस्था ऑलरेडी है, उसके साथ आप काम करो, है क्या नहीं? जो भी कोई ऐसा लगता है कि मुझे कुछ काम करना है तो समस्या के जड़ से जाओ, उसका परमानेंट सॉल्यूशन ढूंढो, फिर उस पर काम करो और फिर संस्था रजिस्टर करो। संस्था रजिस्टर करने के लिए तो 1 महीने का काम है, वो कभी हो जाएगी, है क्या नहीं? क्या लेकिन नीयत बहुत इंपॉर्टेंट करती है क्या नहीं? नहीं मतलब अभी बहुत सारी ऐसी संस्थाएं भी रजिस्टर होती है जो उनका मोटो अलग रहता है। नहीं, वो अलग काम बात है। करना अलग बात है, शिद्दत से किसी, जैसे आपने बोला, किसी चीज़ के लिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए काम करना अलग बात है। लेकिन ऐसी भी संस्थाएं हैं जो सिर्फ रजिस्टर्ड है और उनके अकाउंट्स में ही फेरफार रहता है। नहीं, क्या होता है, लोगों ने वहाँ पे जाके देखना चाहिए। जब आप किसी को मदद कर रहे हो, आपके खून पसीने का पैसा जब आप किसी को दे रहे हो, तो मुझे ऐसे लगता है कि देने से पहले आप वहाँ पे जाओ, देखो, उनके साथ 2 दिन रहो। आपको जब अंदर से आवाज़ आएगा कि मेरा पैसा, मेरा रुपया, मेरा मिनट, मेरा टाइम सब अच्छा यूटिलाइज होगा, तभी आप दो। दान देने के लिए शास्त्र में कुछ नियम बताए हैं, है कि नहीं? जो दान दे रहा है और जो दान ले रहा है, दोनों के लिए भी नियम है। जो दान ले रहा है उसको उसकी वैल्यू होनी चाहिए, जो दान दे रहा है आगे वाले को उसकी ज़रूरत होनी चाहिए। बिना ज़रूरत का दान नहीं होता है कि नहीं? और मैं खुद एक बोलता हूँ कि देने वाले को और काम करने वाले को अगर अहंकार आ गया, देने वाले को देने का अहंकार आ गया और काम करने वाले को काम का अहंकार आ गया, तो वो कर्म में का राम निकल जाता है ना? तो देने वाले को भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं कुछ दे रहा हूँ, करने वाले को भी अहंकार नहीं आना चाहिए कि मैं कुछ कर रहा हूँ। तो वो काम भगवान की सेवा हो जाती है। भगवान ने आपको चुना, भगवान ने आपको चुना, इसके लिए हर आपके बिहेवियर में वो एक ग्रेटिट्यूड एक्सप्रेस होना चाहिए कि भगवान ने मुझे चुना, इस काम के लिए उसने मुझे चुना। ये दुनिया मेरे पहले भी थी, मेरे बाद में भी रहेगी। मुझे इधर 70 दिन रहना है, 70 सेकंड रहना है, 70 साल रहना है, उसमें कुछ फर्क नहीं है, एक एक जीरो का फर्क है खाली। उसमें मैं क्या करने वाला हूँ, है क्या नहीं? मरने के बाद तो आपको लोग जला देंगे, 24 घंटे भी नहीं रखेंगे। आपका पद, पैसा, प्रतिष्ठा सब हवा हो जाएंगी एक ही क्षण में, है कि नहीं? आप कुछ भी रहो, लोग बोलते बॉडी कहाँ तक आ गई। 10वां होने के बाद लोग बोलते मीठा खाना, हमारे इधर गोड़ जेवन बोलते उसको। तो
लोग सेलिब्रेट करते गोड जीवन, Yes. आप 10 दिन में ही आपको सेलिब्रेट करते, तो कोई आपको याद नहीं रखने वाला है। जब आप काम करते हो ना, तब आप वो जिंदगी वसूल करने के लिए काम होनी चाहिए कि मुझे भगवान ने दिया है तो मैं अच्छा करूँ, ये अपॉर्चुनिटी है, सेवा करना अपॉर्चुनिटी है कि नहीं? ये किसी को भी नहीं मिलता है। असल पूर्वजन्माची पुण्यागरी तरस ना मिल जीवागरी। हमारे नामदेव महाराज ऐसा बोलते हैं कि अगर आपका पूर्वजन्मी का पुण्य रहेगा तभी आपके मुंह में भगवान का नाम आएगा। भगवान का मुंह में नाम आने के लिए भी भगवान की कृपा लगती है, ऐसा नहीं आता है। तो भगवान का काम करने के लिए तो कितनी कृपा लगेगी, काम कैसे होगा, है कि नहीं? ये तो कर्मयोग है ना, कर्मयोग सबसे बड़ा है, क्योंकि कर्म करते रहना जरूरी है। अकर्मण्य कोई नहीं रह सकता, साधु को भी कर्म करने पड़ते हैं, लेकिन कर्म आप कौन से भावना से कर रहे हो वो बहुत जरूरी है। आप जब कर्म करते हो वो निष्काम होना चाहिए, सेल्फलेस गुड डीड होनी चाहिए। निष्काम कर्मयोग भगवान को समर्पित करने के बाद वो सबसे बड़ी पूजा हो जाती है, दूसरी कोई पूजा करने की जरूरत नहीं आपको, ऐसा। तो मुझे लगता है कि ये अगर भाव रहेगा तो कोई भी करेगा, अच्छी बात है। अगर ये भाव नहीं रहेगा तो आपको यश नहीं मिलेगा, टेम्पररी यश मिलेगा, लेकिन देखने वाला है ना, वो हजार आंखों से देख रहा है। ऐसी कौन सी जगह है जो उससे छुपी है? ऐसा कौन सा डिपार्टमेंट है जो उससे छुपा है? आप लोगों को उल्लू बनाओगे, उसको कहाँ से उल्लू बनाओगे? हाँ, जो उल्लू नाम आप रखे हो तो उल्लू भी उसने ही बनाया है, सब प्राणी उसने बनाए, सब जगह उसने बनाई है, उसको उससे कुछ भी छुपा नहीं है कि नहीं? एक होता है कि मैं कुछ बुरा कर रहा हूँ तो आपको ध्यान होना चाहिए कि भगवान मुझे देख रहा है, भगवान मुझे देख रहा है, कोई देखे या ना देखे। तो ये काम सेवा का है, पवित्र है। जब भगवान की आप पूजा करते हो तो आप बोलते हो कि पानी अच्छा होना चाहिए, फल अच्छे होने चाहिए, अगरबत्ती धूप अच्छी होनी चाहिए। तो वैसे ही जब हम काम करते हैं तो हम बोलते हैं कि बच्चों के लिए खाना अच्छा होना चाहिए, पढ़ाई अच्छी होनी चाहिए, यह अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मेरे भगवान है। ऐसा सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो विष्णु, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता में बोलते हैं कि मैं हर किसी के हृदय में वास करता हूँ। अगर आपको बच्चों में या जिसके लिए आप काम कर रहे हो उसमें आपको भगवान नहीं दिखेगा ना, तो आपको भगवान कहीं भी नहीं मिलेंगे, ऐसा। और वहाँ पे अगर दिख गए आपको तो आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, वो काम ही आपकी सेवा है, और वो आपकी सेवा ही आपकी पूजा है। ऐसे मुझे लगता है कि जो आज युवान है, युवती है, मेरे भाई बहन है, उन्होंने खुद ने एक क्वेश्चन खुद को पूछना चाहिए, यू विल डाई वन डे, व्हाट डू यू वांट टू डू बिफोर यू डाई? WHY, वाई का आंसर उनको मिलना बहुत जरूरी है। वाई आई एम लिविंग, वाई अगर वो आंसर मिल गया ना तो जिंदगी में उनको किसी की भी जरूरत नहीं है, वो कोई भी मुकाम पार कर सकते। पर्पस ऑफ लाइफ मिलना बहुत जरूरी है। तो वो पर्पस ऑफ लाइफ उन्होंने ढूंढना चाहिए। मुझे मेरा पर्पस ऑफ लाइफ मिल गया, मुझे क्यों जीना है ये पता है, इसलिए कैसे जीना वो मैटर नहीं करता। मेरे लिए नींद इंपॉर्टेंट है, गद्दी इंपॉर्टेंट नहीं है। मुझे नींद अच्छी लगनी चाहिए तो मैं कहीं भी सो सकता हूँ। अगर गद्दी मिलने के बाद वो गद्दी पे सोगा कि नहीं पता नहीं, गोली लेके सोना पड़ेगा। तो सेटिस्फैक्टरी लाइफ जीना बहुत जरूरी है। यू विल डाई वन डे, कब मरने वाले पता नहीं है। तो जब आज हो तो आज अच्छा जियो ना, कल मर गए तो साला मैं ही नहीं, क्या फायदा है कुछ भी कमा के, डिग्री भी लेके क्या फायदा है। जो आज आप कर रहे हो वो अच्छा करो, सेवा बोल के करो, उसमें प्रामाणिक रहो, निष्ठा रखो, भगवान की पूजा बोल के वो अपना कर्म करो, कर्तव्य करो, और फिर सब अच्छा हो जाएगा। आप खुद के साथ अगर ऑनेस्ट रहे ना, बस हो गया। खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, खुद से बात करो। जब आप आईने में देखोगे तो गुरूर से होना चाहिए, यार आज तक कुछ बुरा काम नहीं किया है, आज तक किसी को धोखा नहीं दिया है, आज तक कभी किसी से झूठ बात नहीं की है, आज तक आपने कर्तव्य में कभी शॉर्टकट नहीं लिया है, हर रोज़ काम करता हूँ, हर रोज़ उठता हूँ, हर रोज़ मेहनत करता हूँ। भगवान ने ये शरीर आपने को उसके लिए दिया है। आपको अगर 2000 किसी ने दिए और बोले कि खर्चा कर दे नहीं तो मैं कल वापस ले लूँगा, तो आप क्या करोगे? रख दोगे कि खर्चा करोगे? खर्चे करोगे ना। तो ये भगवान ने बोला है खर्चा कर, तू कितना भी सुंदर दिखे तुझे जलाना ही पड़ेगा, तू कितना भी मोटा बन तुझे जलाना ही पड़ेगा, तू कौन सा भी सेंट लगा तुझे जलाना ही पड़ेगा। तो खर्चा कर, काम कर, सेवा कर, दूसरे के काम आ, अच्छा बन। कोई आपके लिए अच्छा बन रहा है पता नहीं है, मुझे अच्छा बनना है। अगर बुरा आदमी बुराई नहीं छोड़ रहा है तो अच्छे आदमी ने अच्छा ही नहीं छोड़नी चाहिए। कोई आपके लिए बुरा अच्छा कर रहा है तो ही मैं अच्छा करूंगा, ऐसा भाव नहीं होना चाहिए। हमें सेल्फलेस अच्छा करता रहना चाहिए। मैं खुद के लिए अच्छा कर रहा हूँ, भगवान ने मुझे ये जिंदगी दी है, बहुत सारे लोगों के नसीब में नहीं है। आप गूगल खोल के देखो, हर रोज कितने लोग मरते, डेथ रेट कितना है दुनिया का, है कि नहीं। आपको खुश रहने के लिए क्या चाहिए? आपको सुबह में आपकी आंखें खुल गई, ये सबसे बड़ा त्योहार का दिन है, ये सबसे बड़ा गिफ्ट है आपके लिए। आप आंखें खोलिए और मजे करिए, दूसरे को आनंद दीजिए, बी हैप्पी, स्प्रेड द हैप्पीनेस। सर,
ऑन दिस पॉजिटिव नोट सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। Thank you और, so much. शायद हम लोग कुछ सोच के आते हैं जब क्या बात करनी है, लेकिन जब गेस्ट ही हमारे इतने पॉजिटिव है तो शायद यहाँ पे निगेटिविटी का कोई साइन ही मुझे नहीं दिखा कि मैं क्या निगेटिविटी ढूंढ के इनको उस पे बोलती करूँ। लेकिन पता नहीं, बट यहाँ पे मुझे पर्सनली एक बात आपसे सीखने को जो मिली कि प्रॉब्लम्स के ऊपर बात मत करो, सॉल्यूशंस के ऊपर जाओ। प्रॉब्लम डिस्कस करने से कुछ नहीं होने वाला है, सॉल्यूशंस डिस्कस करो। यस, तो ये शायद सबके लिए सबके जीवन में यही एक मोटो होना चाहिए कि सॉल्यूशंस ढूंढो, क्योंकि प्रॉब्लम्स तो कभी खत्म ही नहीं होंगे। सो थैंक यू सो मच सर Thank you फॉर so दिस। much. थैंक यू Thank सो you. मच, Thank आपसे you. बात Thank you. करके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच, आपने अभी इतना टाइम दिया और हमें पर्सनली स्नेहवन में आके बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच। अभी सब जन हम- स्नेहवन को आइए, सब जन ये वीडियो देखेंगे वो शेयर करिए, है कि नहीं? स्नेहवन के सोशल मीडिया पे आप सब फॉलो करिए। थैंक यू सो मच। यस, थैंक यू अगेन। थैंक यू।